सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 5 के 5th के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का 5वां भाग। इससे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस पर 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उनके अंतर्गत एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और ये जो पार्ट 5th का जो ये वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, उसके अंतर्गत हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आने पर उनको पैसिव वॉइस के अंदर किस प्रकार से बदला जाता है। तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि आपने यदि वो 4 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको अच्छे से देख लेवें, क्योंकि उनको देखे बिना यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंतर्गत देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर का भाव हो या रिक्वेस्ट का भाव हो। जहाँ पर ऑर्डर वाला वाक्य लिखा हुआ हो या फिर रिक्वेस्ट जिसमें की गई हो, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो फिर देखिए, ऑर्डर वाले वाक्य हैं उनको किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं समझते हैं। उससे पहले देखिए, कैसे पहचानेंगे आप कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यह हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए, ऑर्डर वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो एक सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि देखिए, जैसे एक वाक्य है ओपन द विंडो, यहाँ पर देखिए तो ओपन वर्ब है और विंडो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, सीधा सा आदेश है, तो ऐसे वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब ऐसा वाक्य यदि एग्जाम के अंदर आपके सामने आए और आपको कहा जाए कि पैसिव वॉइस में इसको बदलिए, तो आपको क्या करना है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट, LET, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का। उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे पहला वाक्य है ओपन द विंडो, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द विंडो लगाया। उसके बाद बी और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। तो इस प्रकार हुआ लेट द विंडो बी ओपन्ड। दूसरा वाक्य देखते हैं, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट दिस लेटर, फिर बी का प्रयोग और पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। इस प्रकार हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो इस प्रकार हमें ऑर्डर वाले इंपेरेटिव को पैसिव में बदलना है। सबसे पहले लेट लगाना है। क्या करना है? अपने को लेट का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए, जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं उनमें नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है? तो ऐसे वाक्य, ऑर्डर वाले जो भी वाक्य जो नेगेटिव सेंस के अंतर्गत लिखे जाते हैं, उनकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है। डू नॉट या डोंट से होती है। डोंट का प्रयोग होगा या डू नॉट का होगा, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यदि यह स्ट्रक्चर है तो हम समझ जाएंगे कि ऑर्डर वाला नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो। डू नॉट किल द बर्ड। तो इस प्रकार से ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब देखिए, अब इसको पैसिव में हम कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। यदि ऐसा वाक्य आपके सामने आए तो ध्यान देना है। देखिए, डू नॉट की जगह, जहाँ डू नॉट या डोंट लिखा हुआ है उसकी जगह हमें करना है लेट नॉट। क्या करना है?
लेट नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा हम पॉजिटिव के अंतर्गत करते थे, लेट फिर ऑब्जेक्ट आता था, फिर बी आता था, फिर थर्ड फॉर्म आता था, वैसे ही यहाँ पर हमें बी से पहले नॉट का प्रयोग करना है। यदि दोनों स्ट्रक्चर में से किसी भी के अंतर्गत भी आप वाक्य का निर्माण करते हैं तो वो राइट माना जाएगा। उदाहरण द्वारा समझते हैं। डू नॉट किल द बर्ड। तो यहाँ पर लेट का प्रयोग हुआ। देखिए लेट नॉट पहले लगाया, पहले के फॉर्मूले के हिसाब से, पहले के हिसाब से ये वाले, इस वाले ये जो दिया है इसके हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले लेट नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द बर्ड, वो लगाया, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। तो हो गया लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड। या दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से करें तो देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट द बर्ड, फिर नॉट बी किल्ड। तो इस प्रकार से किसी भी तरह से करो, इन दोनों में से वो राइट होता है। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट प्ले क्रिकेट। अब देखिए डोंट पहले हम उस हिसाब से करते हैं, जैसे पहला का फॉर्मूला दिया हुआ है उस हिसाब से करते हैं। तो लेट नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लेट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, फिर बी का प्रयोग और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। या फिर दूसरे तरीके से करें तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। दोनों तरीके राइट है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को पुनः रिवाइज करें, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने, इसको नोट्स बनाएं, एक दो वाक्य पर अभ्यास करें, समझ में आ जाएगा। दूसरे प्रकार के देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं रिक्वेस्ट वाले, जिसके में प्रार्थना की हुई हो, रिक्वेस्ट की हुई हो। तो अब ऐसे वाक्य की पहचान कैसे होगी? तो देखिए जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट वाला कोई ना कोई शब्द जरूर बोलते हैं। और रिक्वेस्ट वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे प्लीज़ है, काइंडली है, ठीक है ना। प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ यानी कृपया, काइंडली का मतलब भी वही है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं उनमें सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है। जैसे ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें केवल इतना है कि सबसे आगे प्लीज़ या काइंडली आता है। तो जब ऐसे वाक्य आपके सामने आए तो उन्हें समझना है कि ये रिक्वेस्ट वाले वाक्य है। अब देखिए क्या करना है ऐसे वाक्यों को जब हम पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहला काम प्लीज़ या काइंडली को हमें हटाना है, ठीक है। और उसकी जगह क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। प्लीज़ काइंडली हटाना है, उसके बाद लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। और बाकी जो वाक्य है, जो शेष वाक्य है, जो बच गया वाक्य है, उसको ऐसे का ऐसे आपको उतार देना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। ऐसे का ऐसे, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। प्लीज़ या काइंडली को हटा देना है, उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है, और बाकी जो सेंटेंस बच गया है उसको एज इट इज़, ज्यों का त्यों लिख देना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल पहला वाक्य है आपके सामने, प्लीज़ टेक योर सीट, प्लीज़ टेक योर सीट। तो हमने क्या किया, ये जो प्लीज़ लिखा हुआ है इसको हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद देखिए क्या बच गया, टेक योर सीट। इसको हमने ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दिया, टेक योर सीट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। बहुत ही आसान है। आई रिपीट, प्लीज़ काइंडली को हटा देना है, उसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू को लिखना है, और जो शेष वाक्य है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। दूसरा देखिए, काइंडली रीड द लेटर, काइंडली रीड द लेटर। तो सबसे पहले इस काइंडली को हटा देंगे हम और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। उसके बाद बचा रीड द लेटर, रीड द लेटर लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द लेटर। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट वाले वाक्य आपको करने हैं। आशा है समझ में आ गए होंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। एग्जामिनेशन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंतर्गत 3 प्रकार के ये वाक्य पूछे जाते हैं। पहले वही ऑर्डर वाले, दूसरे रिक्वेस्ट वाले, और तीसरे वो होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं।
ठीक है ना। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य ये ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लें। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए जैसे लेट देम राइट लेटर, ये आपके सामने वाक्य है। तो हमें देखिए लेट जो लिखा हुआ है, इस लेट को ऐसे का ऐसे लेट लिख देना है, ठीक है। लेट की जगह लेट लिखना है, बराबर। तो इस लेट को तो आप भूल जाओ, लेट की जगह लेट लिखकर आप इसको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद वही स्ट्रक्चर रखना है जो हमने ऑर्डर वाले में रखा था, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और लेटर एक ऑब्जेक्ट है अपने, हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बच गया बाय प्लस जो भी बच गया वो लिखना है। तो देखिए कैसे होगा, लेट ऑब्जेक्ट है लेटर लिख दिया, बी का प्रयोग कर दिया, वर्ब है राइट, उसकी थर्ड फॉर्म लिखी रिटर्न बाय देम, लेट लेटर बी रिटर्न बाय देम। दूसरा सेंटेंस देखिए, लेट हर मेक टी, लेट हर मेक टी। हमने सबसे पहले इस लेट को एज इट इज़ रखा, लेट की जगह लेट लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पकड़ा टी, फिर बी का प्रयोग, फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय और हर। तो इस प्रकार से हमें लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को हल करना है। आप इसको लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, इसके वाक्यों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। आपके अभ्यास पुस्तिका के अंदर भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनसे आप अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात है, कॉमन चीज़ जो हमने पढ़ी है कि जब हम साधारण टाइप की पैसिव वॉइस बनाते थे तो उसके अंतर्गत सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट लगाते थे। अब देखिए कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि बाय का प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। कुछ क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हर बार बाय का प्रयोग नहीं होता है, अन्य प्रेपोजिशंस का प्रयोग भी होता है। देखिए कहाँ कहाँ होता है, उनको हमें अच्छे से नोट रखना है, लिख कर रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। जिन वर्ब्स के आने के बाद में हम बाय प्रेपोजिशन का यूज़ न करके किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पहला है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड। अगर ये वर्ब आए तो उसके बाद हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एट का। अब देखिए कौन कौन से वर्ब है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड। ये 5 वर्ब है। अच्छे से आप इनको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। इनका प्रयोग होने पर हमें बाय का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि एट का प्रयोग करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये पहला है। देखिए दूसरा, नाउन एंड ऑब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग करना है, ठीक है। यदि नाउन है, ऑब्लाइज्ड है, तो हमें बाय का प्रयोग न करके किसका करना है, टू का। तो टू का प्रयोग कहाँ होगा, नाउन एंड ऑब्लाइज्ड के बाद। ये दूसरा रूल। तीसरा देखिए, अगर इंटरेस्टेड वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद बाय का प्रयोग ना होकर इन का प्रयोग होगा। किसका होगा, इन का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु हो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय इसके पूर्व बाय के स्थान पर हम विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये जो रूल हमने पढ़े हैं इनका उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला उदाहरण देखिए, स्मोक फील्ड द रूम, धुएं ने कमरे को भर दिया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है स्मोक। अब स्मोक कोई सजीव तो है नहीं, ये निर्जीव है। अब जब निर्जीव आ जाए तो हमें बाय की जगह विथ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है द रूम पहले लिखा, फिर ये टेंस है पास्ट सिंपल, फील्ड की सेकंड फॉर्म फील्ड का प्रयोग हुआ है इसलिए पास्ट सिंपल है।
तो उसके लिए हम पैसिव के अंदर वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो रूम के साथ वॉज आएगा, फिर फील्ड, थर्ड फॉर्म फील्ड आ जाएगा। फिर देखिए बाय स्मोक नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, विथ स्मोक। क्यों हुआ विथ का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट निर्जीव है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हीज वर्क सेटिस्फाइज द बॉस। हीज वर्क सेटिस्फाइज द बॉस। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है सेटिस्फाई। अब यहाँ पर देखिए 5वां रूल मैंने नीचे लिखा है, ऊपर नहीं लिख पाया तो नीचे लिखा है। देखिए क्या है ये रूल, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड एंड डिसअपॉइंटेड के बाद हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है द बॉस हो जाएगा। सेटिस्फाइज प्रेजेंट सिंपल है, तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत इज आर एम का प्रयोग करेंगे, बॉस के साथ इज आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर बाय हिज वर्क नहीं होगा बल्कि विद हिज वर्क होगा। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हर सक्सेस सरप्राइज्ड मी। यहाँ पर देखिए वर्ब है सरप्राइज्ड। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था कि जो सरप्राइज्ड है उसके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हर सक्सेस सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद वाज का प्रयोग, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है और पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। सरप्राइज थर्ड फॉर्म। अब बाय हर सक्सेस नहीं होगा बल्कि एट हर सक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज्ड का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी नोज गांधी जी। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है। अब देखिए नो, वर्ब कौन सी है, नो। अब नो है तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो नाउन का प्रयोग हो, नाउन क्या है, नो की थर्ड फॉर्म है नाउन। ठीक है, और ऑब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए अब पैसिव में बदलेंगे नो को तो नाउन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट गांधी जी है तो गांधी जी, फिर उसके बाद इज, उसके बाद नो की थर्ड फॉर्म नाउन। अब नाउन आ गया तो पीछे टू का प्रयोग होगा और फिर आ गया एवरीबडी। गांधी जी इज नाउन टू एवरीबडी, तो गांधी जी सभी लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके अलावा बाय के स्थान पर अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग किन कंडीशंस के अंतर्गत होता है, किन वर्ब्स के साथ होता है, आदि चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आशा है समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये पैसिव वॉइस का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद जो ग्रामर के बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित रखें। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।